52 रिफॉर्म्स का टारगेट लिया है इस साल, 52 हफ्तों में 52 रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स को नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक अभी पहुंच रहे हैं इसमें। रिफॉर्म नंबर 5 चालू करते हैं। ये है सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन का। भारत सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, लेकिन रेलवे के पास इसका बहुत कम शेयर आता है। और उसके पीछे मेजर कारण क्या है वो सब स्टडी किए गए। सॉल्ट के प्रोड्यूसर्स के साथ, उनके ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत करके वो सब स्टडी किया कि सॉल्ट का रेलवे के पास क्यों आता। आउट ऑफ 35 मिलियन टन, ओनली अबाउट 9 मिलियन टन्स कम्स टू रेलवेज। तो जो समझ में आया वो ये था कि सबसे बड़ी चीज़ है वैगन का डिज़ाइन सॉल्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा, ओपन वैगन रहता है, अगर उसके ऊपर तारपुलिन लगाएं तो तारपुलिन लगाने के बावजूद भी पानी अंदर चला ही जाता है, सो दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। तीसरा फैक्टर आया कि मल्टीपल हैंडलिंग रहती है सॉल्ट की, उसके कारण लॉसेस होते हैं और काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक इसका सोल्यूशन निकला, काफ़ी स्टडी की, पहले एक एफआरपी का भी बनाया वैगन, और भी नई चीज़ें ट्राई की, और फाइनली जाके एक टॉप लोडिंग साइड डिस्चार्ज, टॉप लोडिंग साइड डिस्चार्ज अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, वैसा स्टेनलेस स्टील का वैगन फाइनली सक्सेसफुल हुआ। कई एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में से फाइनल जो सक्सेस मिली वो मिली टॉप लोडिंग और साइड डिस्चार्ज वाले वैगन से। ये कंटेनर, और ये कंटेनर है, यानी जहाँ पर सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे कंटेनर रखा जा सकता है, दैट कैन बी लोडेड। और जब ट्रेन की, कंटेनर की जब ट्रेन आए तब उसको सॉल्ट के प्रोडक्शन सेंटर से उठा के ट्रेन के ऊपर लोड कर दिया। वैसे ही जहाँ पे अनलोडिंग हो वहाँ पर ट्रेन से कंटेनर को उतारा, और जहाँ पर उसका यूज़ होगा, चाहे वो गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, वहाँ पे उसको रख लिया, और जब ज़रूरत पड़ी तब उसको अनलोड कर लिया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इससे कि अभी इंडस्ट्री ने इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है। तो ये सॉल्यूशन इसका नया आया। ये Salt is an essential commodity for both human consumption and industrial use. Out of the total salt production, around 9 million tons are transported by Indian railways. At present, the transportation of salt involves multiple handling stages. It is mainly carried in open wagons with tarpaulin lining and cover, which can be inefficient. Containerized transportation of salt is the most efficient solution. It can facilitate seamless multimodal movement. ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर आप देखोगे, पहली बात तो स्टेनलेस स्टील का बना है तो करोजन नहीं होता है। सेकेंड, इसकी लोडिंग टॉप से, ये जो टॉप वाले फ्लैप बनाए ना, डोर्स बनाए, ये इनोवेशन है इसमें बड़ा। टॉप लोडिंग है और साइड डिस्चार्ज आएगा, ये साइड में डिस्चार्ज आएगा, अभी आगे आप देखिए। Salt is an essential commodity. आगे कर लो। Transportation of salt is the most efficient solution. लोडिंग वाले It जगह can facilitate seamless multimodal, improving both efficiency and safety. Specially designed stainless steel containers equipped with features for easy loading and टॉप लोडिंग, have the potential to revolutionize और ये salt साइड transportation of डिस्चार्ज। the country. वापस करो, तो उस जगह पे रोको, आप ही करो। Salt is an essential commodity. Potential to revolutionize हाँ, salt यहाँ पे रोको, transportation पॉज of the करो, country. पॉज करो। ये जो साइड डिस्चार्ज है, ये ट्रक के अंदर हाइड्रोलिक से इसको लिया और साइड में डिस्चार्ज कर दिया। तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर सॉल्ट कमोडिटी, सॉल्ट के प्रोड्यूसर्स, यूजर्स, उन लोगों के लिए कितना बड़ा ये चेंज आया है। सो दे आर वेरी हैप्पी विद दिस चेंज। उनका एक सिग्निफिकेंट, आगे लो। ओवरऑल दिस इज़ अ मेजर रिफॉर्म। बाकी जो फ्लैट रेट वाले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ ही रहे हैं अभी सभी कमोडिटीज़ में,
तो जैसा आपको पता है सीमेंट के बल्क में भी एक नया कंटेनर बनाया था विच वाज अ वेरी मेजर इनोवेशन, वो बड़ा रिफॉर्म था। साथ ही साथ उसके जो रेट का स्ट्रक्चर है, स्लैब्स का स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करके एक फ्लैट रेट लेके आए। वैसा ही इसमें भी एक फ्लैट रेट लेके आए। रिफॉर्म नंबर 6 है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन का। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स हुए अभी हाल ही में। एनएमजी जो पैसेंजर का जो कोच होता था उसको कन्वर्ट किया गया एनएमजी वैगन में, और नए काफ़ी प्रयास हुए। उन प्रयासों के बाद में जब इंडस्ट्री से और फीडबैक लिया कि अभी भी इतने सब एफर्ट लगाने के बाद में भी केवल 25% पे क्यों है, तो इंडस्ट्री ने बहुत इम्पोर्टेंट एक फीडबैक दिया कि जो वैगन का डिज़ाइन है, जो ऑटोमोबाइल कैरियर का वैगन का डिज़ाइन है, उसमें मेजर इशू है। कैसे इशू है कि वैगन का डिज़ाइन या तो सिंगल स्टैक के लिए होता है या डबल स्टैक के लिए होता है। दूसरा, बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जिसमें जो टनल का या ब्रिज का जो एसओडी कहते हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस कहते हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन को वो इन्फ्रिंज करता है, यानी उस ब्रिज में उसको जाना अलाउ नहीं है या उस टनल के थ्रू जाना अलाउ नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो उसमें रिफॉर्म किया कि वैगन के डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज करके और फ्रीडम दे दिया इंडस्ट्री को कि आप अपने हिसाब से, ये आपको सबको पता है कि आपके ओरिजिन कहाँ पर है। ओरिजिन हमारे मेजर ओरिजिन पॉइंट्स ही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तमिलनाडु में और एनसीआर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में मिला के ये मेजर ओरिजिन पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से आपको पता है कि आपके मेजर डेस्टिनेशंस कहाँ पर है, तो रूट को आप लो, सेलेक्ट करो और रूट के हिसाब से अपना वैगन का डिज़ाइन कर लो। ये फ्रीडम इंडस्ट्री को दे दिया। ये फ्रीडम देने से दो स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंस आ गई, सिंगल स्टैक की और डबल स्टैक की। वो लेने से सिंगल स्टैक ये वाला डिज़ाइन हो गया और डबल स्टैक में इस तरह का डिज़ाइन, एक कार नीचे एक कार उसके ऊपर। तो ये डिज़ाइन हो जाने से इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल मेथड मिल गया। और अभी जो इस स्कीम के आज लॉन्च होगी, उसके बाद में इंडस्ट्री में बहुत लोग अपना वैगन खुद बनाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में ये जो दो स्टैंडर्ड डिज़ाइंस हैं, उन डिज़ाइंस को लेकर अपने वैगन्स खुद बनाने के लिए तैयार है। और इसमें भी एक फ्लैट रेट कर ली है, जिससे कि इंडस्ट्री का कैलकुलेशन करने का तरीका वगैरह सब बहुत इजी हो जाए। और एक मेजर प्रॉब्लम थी जब स्लैब था, स्लैब में क्या होता था, मान लो 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की स्लैब है, तो जैसे ही 700 किलोमीटर होता था, 701 किलोमीटर पे अचानक रेट कम होती थी, यानी 609 किलोमीटर और 701 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन उसके रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता। आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो ना? तो ये जब डिफरेंस होता था तो उससे ये होता था कि हम आर्टिफिशियली फोर्स करते थे कि गोडाउन, वेयर हाउस, फैक्ट्री, उसका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल हो जाता था। जब फ्लैट रेट आ गई, फॉर्मूले से रेट बन गई, तो लोकेशन जहाँ पे उसको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे फैक्ट्री या गोडाउन या वेयर हाउस की लोकेशन वो करेगा इंडस्ट्री वाला पार्टिसिपेट। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है जो कि रेलवे में करीब 70-80 वर्षों से इस तरह का चेंज कभी नहीं था, या बल्कि शुरुआत से स्लैब सी थी। 100-150 वर्षों से रेलवे के इतिहास में इस तरह से ही सिस्टम थे, स्लैब सिस्टम। वहाँ से हम अब फ्लैट और कैलकुलेशन, लीनियर, टेपर और फ्लैट, इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज ये रेलवे में आ रहा है। जैसे बल्क सीमेंट का जब रिफॉर्म किया तो तुरंत उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। बल्क सीमेंट का जब रिफॉर्म किया
हमने रिफॉर्म नवंबर या दिसंबर में किया, तो उसके तुरंत बाद में बल्क सीमेंट की लोडिंग बढ़ गई। वैसा ही एक्सपेक्टेशन है कि अब सॉल्ट और ऑटोमोबाइल में भी लोडिंग एकदम सीरियसली बढ़ेगी। सेवेंथ रिफॉर्म है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को बहुत अच्छा बजट दिया है और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। बहुत सारे डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग, न्यू लाइंस, गेज कन्वर्जन, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। तो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, अब साथ ही साथ हमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए डिटेल स्टडी हुई है पिछले करीब करीब 1.5 वर्षों में। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बातचीत हुई, जो एजेंसीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती हैं उनके साथ बातचीत हुई, जो फील्ड में हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे फीडबैक लिया, बाकी सेक्टर्स में किस तरह का सिस्टम है वो भी स्टडी किया। दुनिया के और दूसरे देश जहाँ पर मेजर कंस्ट्रक्शंस हुए हाल ही के डेकेड्स में, उन्होंने क्या मेथड्स अडॉप्ट किए, फिडिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी स्टडी किया, मेट्रो के बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी किया। इन सब को स्टडी करने के बाद में ये रिफॉर्म लेके आए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसमें 7 मेजर चेंजेस हैव बीन मेड। सबसे बड़ा चेंज आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सिंगल वर्क थ्रेशोल्ड है, यानी एक काम आपका कम से कम उतने अमाउंट का होना चाहिए। मान लो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें कौन बिड कर सकता है? छोटे छोटे 25-25 करोड़ के खूब सारे प्रोजेक्ट्स हो, या फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट कम से कम इतना बड़ा हो। यहाँ पे हमारा फोकस है कि असेसमेंट करें कि बड़ा काम करने की या उस काम को करने की कैपेसिटी है या नहीं उस एजेंसी में। ये ध्यान अगर रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका कैपेसिटी को असेस करें। कैपेसिटी को असेस करने के लिए सिंगल वर्क कम से कम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये उसमें नया एक चेंज लाएं, जो 35% था उसको 50% किया, यानी आपने बड़ा काम किया हुआ हो तभी आपको उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो उससे बड़ा काम नहीं कर सकते। ये एक इसका पहले का मीनिंग है। सेकेंड, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे बाकी हर एक सेक्टर की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पोर्ट सेक्टर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एयरपोर्ट की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रांसमिशन लाइन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, हाईवे की अपनी खुद की एक अलग नेचर है। तो हमें रेलवे का काम का एक्सपीरियंस मस्ट है। ये इसमें लेके आ रहे हैं कि कम से कम 20% एक्सपीरियंस आपका रेलवे का होना चाहिए, वरना रेलवे की कॉम्प्लेक्सिटी को लोग समझ नहीं पाते। जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का डिले क्यों हुआ उसका एनालिसिस किया तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आई कि जो लोग रेलवे से जुड़े हुए नहीं थे उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम लिया, और उनको जब समझ में आया कि इतना कॉम्प्लेक्स है रेलवे, तो वो लोग जो उन्होंने बिड के अमाउंट्स रखे थे पहले, वो टोटली अनरियलिस्टिक बिड के अमाउंट्स निकले। तो जब रेलवे का एक्सपीरियंस नहीं है और रेलवे के प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बिड किया था तो वो प्रोजेक्ट्स को कर नहीं पाए और कई लंबे टाइम तक उसका खामियाजा रेलवे को और देश को भुगतना पड़ा। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मिनिमम 20% सिमिलर नेचर ऑफ वर्क लेके आए। और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में ये भी ध्यान रखा है कि सिग्नलिंग का काम सिग्नलिंग का होता है, वो ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का काम उससे लेस कॉम्प्लेक्स है। ट्रैक का काम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिग्नलिंग, ओवरहेड और उससे कम लेवल का है। और नीचे जो बेस का काम है वो तो हाईवे जैसा काम है, सबसे सरल काम वो है। तो ये ध्यान में रखते हुए सिमिलर नेचर, अगर सिग्नलिंग का काम टेंडर है तो उसमें सिग्नलिंग का कम से कम 20% एक्सपीरियंस सिग्नलिंग से आना चाहिए। ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज के कारण ज़रूर आपके पास ये फीडबैक भी आ सकता है कि भाई इतना टफ क्यों किया, इतना डिफ़िकल्ट क्यों किया। लेकिन
ये हमने बहुत कॉन्शियसली फैसला किया है कि अगर देश को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जो अगले 100 वर्षों तक अच्छा रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से वो स्टेप्स लें जिन स्टेप्स से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्रिटिसिज्म भी होएगा, हमें पता है कि इसमें बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि आपने बहुत टाइट कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन ये देश के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तीसरा है बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी में ये था अप टू 2% होता था, तो कई बार केवल एक फ्रिवलस बिड डालने के लिए और हमारे सिस्टम में जिस तरह से लोगों के साथ बातचीत करके ईएमडी जो कहते हैं, जिसको बिड सिक्योरिटी का अमाउंट बहुत कम रख लेते थे, तो उससे दिक्कत होती थी। उससे बहुत सारी फ्रिवलस बिड्स आती थी और फिर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में किसी और को ढूंढता था कि भाई काम मैंने ले लिया, अब किसी और को दो। तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए फिक्स्ड कर दिया बिड सिक्योरिटी 2%। चौथा, ये तीसरा जो चेंज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिड कैपेसिटी मेजर करना, कि किसी फर्म के पास कितने लोग हैं, कितना उसके पास मशीन्स हैं, कितना काम उन्होंने पास्ट में किया है। अगर काम करने की क्षमता 100 की है और आज उनके हाथ में ऑलरेडी 110 के काम हैं, तो उसको बिड कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हो गई। बिड कैपेसिटी कैलकुलेशन करने का सबसे पहले जो देश में रेलवे सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ था वो मेट्रो में आया था। डॉक्टर श्रीधरन साहब ने ये कॉन्सेप्ट लाए थे और डॉक्टर श्रीधरन साहब के इस कॉन्सेप्ट के कारण मेट्रो में प्रोजेक्ट्स का डिफ़ॉल्ट होना प्रैक्टिकली अनहर्ड है। ये उनका बहुत अच्छा इनोवेशन था, तो इस इनोवेशन को अब हम रेलवे में स्टैंडर्ड कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है। ये दिल्ली मेट्रो में कई वर्षों पहले डॉक्टर श्रीधरन साहब इसको कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, बिड कैपेसिटी का। इंटरनेशनली सब जगह फॉलो होता है। ये रेलवे में कई दशकों के बाद, मतलब 60, 70, 80 साल के बाद में पहली बार ये बड़ा रिफॉर्म लाया गया है। बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये, और 10 करोड़ से ऊपर हर प्रोजेक्ट की बिड कैपेसिटी मेजर होगी। 10 करोड़ से ऊपर का जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें बिड कैपेसिटी बहुत प्रॉपर तरीके से, इससे पहले भी नॉर्म था, लेकिन उस बिड कैपेसिटी को कैलकुलेट करना मैंडेटरी, जितना कॉम्प्लेक्स, जितना एक प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए वो नहीं था। वो सारी चीज़ें अब लेके आ गए। एंटी कॉम्पिटिटिव, फ्रॉडुलेंट और ये जो इंटीग्रिटी से रिलेटेड मैटर्स है उसके लिए प्यूनिटिव मेजर्स डाल दिए। पहले जस्ट एक अंडरटेकिंग देना होता था, अब अंडरटेकिंग की जगह प्यूनिटिव मेजर्स डाल दिए, ताकि अगर कल को कोई ट्राई करे कार्टलाइजेशन करने का तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। पांचवा बड़ा चेंज है कि वर्क प्लान आपको मैंडेटरी देना होगा। कई बार केवल प्राइस दे देते थे और प्राइस देने के बाद में एजेंसी ढूंढती रहती थी, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फिर एजेंसी ढूंढती रहती थी कैसे काम करेंगे, किस तरह से उसका मतलब जो माइंड अप्लाई करना होता है प्रॉपर अच्छे प्रोजेक्ट को करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए होती है, वो प्लानिंग अब हम टेंडर के साथ ही मांगेंगे। जब टेंडर सबमिट करेंगे तो फाइनेंशियल नंबर होता है, क्वालिफिकेशन का होता है, साथ ही साथ अब वर्क प्लान भी सबमिट करना पड़ेगा। तो उससे इवैल्यूएशन बहुत प्रॉपर होगा कि वाकई ये फर्म काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली इन सब चीज़ों का क्रिटिसिज्म होगा, ये श्योर है कि क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि लोग कहेंगे आपने बहुत इसको टाइट कर दिया, लेकिन ये ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, रेलवे के लिए ज़रूरी है, सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है। छठा बहुत बड़ा चेंज लाए हैं, 6th चेंज जो लाए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना अलाउड था अप टू 70%, अप टू 70% सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे सकते थे, उसको रिड्यूस करके 40% कर दिया है कि अब 60% खुद करना पड़ेगा और केवल 40% आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे सकते हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में कहीं पर भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग को इतना अलाउ नहीं करते, बहुत एकदम कंस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करे तो 20%, 30% अलाउ करते हैं। ये करने से बहुत जगह जो काम ले लेना और उसके बाद में दूसरे लोगों को ढूंढना काम करने के लिए,
वो जो प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी एक टेंडेंसी रहती है कि किसी न किसी तरह से काम ले लिया, उसके बाद में ढूंढते रहो लोगों को। जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं वो लोग सब इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। तो वो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, यानी जो लेगा उसको जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये सब करने से बहुत सीरियस लोग ही बिड में पार्टिसिपेट करेंगे। और सेवेंथ बड़ा चेंज है कि जहाँ पर भी एक मतलब प्रेडेटरी काइंड ऑफ बिड आती है कि भाई एस्टिमेट बहुत केयरफुली बनाते हैं रेलवे के लोग, तो रेलवे के इंजीनियर्स उस एस्टिमेट को इतना केयरफुली बनाते हैं। और अब तो डीपीआर बहुत ही डिटेल्ड वे में बनती है, कैबिनेट में जाने से पहले डीपीआर बनती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, और उसका प्रॉपर एस्टिमेशन एवरीथिंग, जियो टेक्निकल, ड्रोन मैपिंग, पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे उसकी मैपिंग, इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली किया जाता है। तो जब इतना केयरफुल करने के बाद में जो एस्टिमेट आता है उसमें प्रेडेटरी प्राइस डालते हैं कई बार केवल टर्नओवर लेने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स। कई बार फर्म्स क्या करती है -20%, -30%, और उसके बाद में वो फिर कोई ना कोई लिटिगेशन करके उसमें से पैसा कमाना चाहती है। आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन उनका पैसा कमाने का माध्यम बनता है कि काम तो कर नहीं पाए लेकिन आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन से फिर उसमें पैसा लेंगे। तो उस टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जो लोग भी लोअर माइनस एस्टिमेट से 5% से माइनस जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा 5% परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ेगी। जो लोग एस्टिमेट से -5% जाएंगे उनको एक्स्ट्रा 5% परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ेगी। इसमें ये क्रिटिसिज्म आएगा कि हम एक्स्ट्रा अगर दे रहे हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा कि हमने अग्रेसिव बिड किया। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बिड के इवैल्यूएशन के बाद में दी जाएगी। बिड का जब इवैल्यूएशन हो गया उसके बाद में अगर वो L1 हुए और L1 अगर मान लो 5% से ज़्यादा नीचे है, मतलब -8% है, -10% है, तो उसमें एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रोविज़न लेके आए। ये 7 बड़े चेंजेस किए हैं कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज और चल रही है क्वालिटी की मॉनिटरिंग की, और एक एक्सरसाइज चल रही है जो टेंडर डॉक्यूमेंट है रेलवे का। उस टेंडर डॉक्यूमेंट को 1950s के बाद में 2022 में चेंज किया था, और 2022 से लेके अब तक का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को लेके और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो एक्सरसाइज भी इन पैरेलल चल रही है। वो दोनों रिफॉर्म्स और भविष्य में आएंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा आज मॉडल खड़ा कर देना है जो देश के लिए अगले 25, 30, 40, 50 वर्षों तक जो चाहिए उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम तैयार करें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसा इंफ्रा दे पाएँ जो कि बहुत रोबस्ट हो, क्वालिटी अच्छी हो, और जिसमें आगे भविष्य में क्लाइमेट से, डिज़ास्टर से, और ओवरऑल जो आज का जो लोड बढ़ रहा है रेलवे पे, उन सब के लिए वो इंफ्रा तैयार रहे, ये ध्यान में रखते हुए ये रिफॉर्म्स लिए गए। अब मैं नेक्स्ट रिफॉर्म पे आता हूँ, रिफॉर्म नंबर 8। रिफॉर्म नंबर 8 है पैसेंजर्स से रिलेटेड। पैसेंजर्स से रिलेटेड में आप सब जानते हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो कि टिकट्स को होर्डिंग करके बाद में ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक वर्ग है, और उसमें तत्काल में जो बुकिंग होती थी उसमें मैक्सिमम बॉट्स का यूज़ करके, फ्रॉडुलेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके लगातार लोग ट्राई करते थे। उस चीज़ को एक बहुत कैंपेन बना के सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, एक टेक्नोलॉजी लेके आए बॉट्स को डिटेक्ट करने की। बॉट्स को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया, करीब करीब 70% बॉट्स को डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि पता चल जाता है आईपी एड्रेस कॉमन होता है और किस बिहेवियर एक कॉमन होता है। विद इन 1 सेकेंड कई सारे एक साथ रिक्वेस्ट आ जाते हैं, तो उससे काफ़ी कम हुआ, लेकिन उससे पूरा कम नहीं हुआ। उसके बाद में तत्काल में एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए। उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो
एजेंट्स और टाउट्स एक सिग्निफिकेंट चंक पहले 1 मिनट में, पहले 30 सेकेंड्स में बुक कर लेते थे, वो बंद हुआ। उसके बाद में कंप्लीट डेटा एनालिसिस करके आईआरसीटीसी के अकाउंट्स जो हैं उसमें करीब 3 करोड़ अकाउंट फेक अकाउंट निकले। उन 3 करोड़ अकाउंट्स को समाप्त किया। 3 करोड़ फेक अकाउंट्स थे, 3 करोड़ अकाउंट्स व फेक अकाउंट्स। उन 3 करोड़ एक तरीके से एसआईआर हुई तो वो 3 करोड़ फेक अकाउंट्स को हटाया गया और उससे बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। तो आज करीब करीब तत्काल में और जो फर्स्ट आवर होता है जो बुकिंग का, उसमें एक सिग्निफिकेंट चंक जो इस तरह का था टाउट्स वाला, वो निकल चुका है। अभी भी और उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो काफ़ी लोगों से चर्चा की और ख़ासकर कई लोगों को आरपीएफ के माध्यम से और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के माध्यम से और कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से डिकॉय बना के भेजा और लोगों से टाउट से एजेंट से बातचीत की कि भाई तुम लोग अब क्या करते हो। तो उसमें जो पकड़ के आया उसमें ये आया कि अभी हम ये रिस्क लेते हैं कि हम टिकट बुक कर लेते हैं और उसके बाद में अगर मान लो 10 टिकट बुक किए, 10 टिकट में से उनका अंदाज़ा ये रहता है कि 10 में से अगर 5 भी टिकट ब्लैक में बिक गए तो बाकी 5 को लास्ट में कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से उनकी कैलकुलेशन होती है। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए ये आज रिफॉर्म लाएं जिससे कि जेन्युइन पैसेंजर्स को इसका बेनिफिट मिले। इसमें ये पुरानी बातें आपको बताई और ये भी आपको बताया कि चार्टिंग को 4 घंटे से चेंज करके 9 to 18 आवर्स कर दिया है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। मान लो सोनीपत से दिल्ली आता था कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए और लास्ट मिनट पे उसे टिकट अगर कंफर्म नहीं होता था तो बड़ी अनसर्टिनिटी होती थी, बड़ी परेशानी होती थी पैसेंजर्स को। तो इसमें ये रिफॉर्म करने से, ये रिफॉर्म लास्ट ईयर ही कर दिया था, इसको काउंट नहीं कर रहे, इस रिफॉर्म को करने से पैसेंजर्स में बड़ी एक सर्टेनिटी आई। चार्ट अगर 8 घंटे पहले से है तो व्यक्ति का कंफर्म हुआ तभी वो करे, नहीं तो अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रिफॉर्म किया है कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले। तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। 72 to 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 to 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो
डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट के कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। वैसे भी अभी फीडबैक तो जैसे रेलवे मिनिस्टर के जो इमरजेंसी कोटा वाला सेक्शन होता है उस सेक्शन में करीब करीब 70% कम हो गए रिक्वेस्ट। तो जब से ये तत्काल और ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पहले अगर डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते थे, अब वो कम होके 150-200 के आसपास आ गए। मुझे लगता है ये रिफॉर्म और करेंगे तो उसके बाद में और भी जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म मिलेंगे, और कंफर्म मिलने से जो EQ वाला रिक्वेस्ट आता है वो और कम हो जाएगा। आपका क्या अनुभव है? मुझे भी पार्लियामेंट से आते हुए रास्ते में 2 जर्नलिस्ट मिले थे अपने साथी। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास बहुत कम आता है कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट पहले जितना ही है या कम हुआ? उन्होंने कहा बहुत कम हो गया। आप लोगों का क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों का क्या अनुभव है? बढ़ा है? और मतलब कम हुआ है? और लास्ट मिनट में मिलती छुट्टी इसलिए विशेष ट्रेनों में अभी भी दिक्कत है ना, कुछ सेलेक्टेड ट्रेन। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखो तो मतलब हमारा अनुभव है कि कम हुआ। दूसरा रिफंड में बड़ा एक चेंज किया है कि पहले पुराने टाइम में मतलब अभी तक का जो सिस्टम है उसमें ये था कि कैंसिल करवाना है तो टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ही कैंसिल करवा सकते हो। तो ये बड़ी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हो जाता था। उसको रिमूव करके देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर पे जाके जो ऑनलाइन है विच इज़ नाउ 80 कितना परसेंट है, 88% तो वैसे ऑनलाइन है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो 12% काउंटर से निकलते हैं टिकट, उसमें अब किसी भी काउंटर से अक्रॉस द कंट्री एनी स्टेशन एनी काउंटर पीपल कैन गो एंड कैंसिल द टिकट। और जो TDR वाला ई टिकट्स के लिए TDR वाला रिक्वायरमेंट था जिसको टिकट डिपॉजिट रिसीट करना कहते थे, वो उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अब अपने आप ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा अगर ऑनलाइन बुकिंग की हुई है। उसमें कोई आपको करना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने इलेक्ट्रॉनिकली उसमें कह दिया कि कैंसिलेशन है तो वो कैंसिल हो गया और टाइम की स्टैम्प उसमें ऑटोमेटिकली डिजिटल हो ही जाती है, तो उसके हिसाब से इसका कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये तो आपको ध्यान ही है कि 2023 में एक रिफॉर्म किया था कि जितने भी कैंसिलेशन होते हैं ऑनलाइन वाले में विद इन 24 आवर्स उसका रिफंड हो जाता है, जो कि पहले कई बार 5-5 दिन लगता था। ये 2023 में ही रिफॉर्म कर दिया था, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। हालांकि रेलवे को लॉस है उसका, लेकिन पैसेंजर्स को उसका बेनिफिट है। एक और रिफॉर्म इसमें किया है, एक ही उसी में काउंट कर रहे हैं कि ट्रैवल क्लास को अपग्रेड करना है। मान लो स्लीपर से 3AC में जाना है या 3AC से 2AC में जाना है, तो अप टू 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर तक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक पहले कितने घंटे था, पहले चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते थे, अब अप टू 30 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर, हाँ ये दिखा ना, प्रीवियसली ओनली बिफोर द चार्टिंग कर सकते थे, अब 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर कर सकते हैं ट्रैवल अपग्रेड। रिफॉर्म नंबर 9 बहुत अच्छा रिफॉर्म है, चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट, इसको एकदम फ्री कर दिया। आप मान लो गाड़ी निकल गई वहाँ पे, लेकिन या गाड़ी निकलने वाली है, आप उस स्टेशन को अप्रोच कर रहे हो, तो यू कैन नाउ टेक द नेक्स्ट स्टेशन और वहाँ पे भी आराम से बोर्डिंग कर सकते हो। इसको एकदम बेसिकली डिजिटली कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स ऑफ द डिपार्चर, ताकि वो टिकट को कैंसिलेशन मतलब पैसेंजर नॉट रिपोर्टेड उस कैटेगरी में ना आए। 30 मिनट्स बिफोर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन आप चेंज कर सकते हो। अभी केवल चार्ट प्रिपेयर होने से पहले होता था, और ख़ासकर जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है, कोई पैसेंजर है जिसको गाज़ियाबाद से पकड़ना है, तो उसने अगर टिकट में नहीं लिखाया है तो वो आराम से 30 मिनट्स बिफोर तक अपने टिकट में डिजिटली मार्क कर देगा
कि मैं गाज़ियाबाद से बोर्ड करूँगा तो उसकी सीट कंफर्म रहेगी, रिजर्व रहेगी और वो गाज़ियाबाद से बोर्ड कर सकता है। तो इस तरह की बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अच्छे सुझाव आप ही लोगों में से, पैसेंजर्स से फीडबैक लेने से आए, तो ये सारे रिफॉर्म्स आज किए गए। ये बहुत सिंपल सा उसका डिपिक्शन है। स्टेशन ए की जगह स्टेशन बी से आगे वाले स्टेशन से बोर्डिंग कर सकते। ये सारे थे रिफॉर्म्स। और इस आपका नेचुरली प्रश्न आएगा कि पहले जो 4 रिफॉर्म थे उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो उसको पहले प्रेजेंटेशन में डाल दिया जिससे कि आपके प्रश्नों का जवाब पहले से आ जाए। बेटर ऑन बोर्ड सर्विसेज, विशेषकर जनरल क्लास के कोचेस का, अनरिजर्व्ड कोचेस का, उसकी क्लीनिंग भी हमने मिशन हाथ में लिया है। तो उस वाले रिफॉर्म को जो फरवरी में या जनवरी में अनवील किया था, फरवरी में किया था अनवील ना, हाँ, उसमें 86 ट्रेन्स आइडेंटिफाई कर लिए अक्रॉस दी जोनल रेलवेज। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस फाइनल कर लिया है कि किस तरह से जो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन कंप्लीट जर्नी के दौरान इसका क्लीनिंग का प्रोसेस चलेगा, वो प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस दोनों फाइनल कर लिया है। और सुटेबल एजेंसीज को लगाने का काम जोनल रेलवेज ने चालू कर लिया है। बहुत जल्दी 86 ट्रेन्स में ये रिफॉर्म चालू होगा। उसका एक्सपीरियंस करीब 6 महीने तक देखेंगे और उसके बाद में बड़े स्केल पे उसको आगे लेके जाए। रेल बेस्ड लॉजिस्टिक्स का जो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी में चेंज करना था वो नोटिफिकेशन कर दिया है। और नए टर्मिनल्स का जो भी अभी एप्लीकेशंस आ रही हैं वो एज पर दी न्यू रिफॉर्म्स आ रही है। रेलटेक पॉलिसी लास्ट मंथ लॉन्च की थी, पिछले आपके साथ जो मिले थे तब। इसमें 123 प्रपोजल्स आए और जिसमें से 94 प्रपोजल्स को नेक्स्ट स्टेज पे लेके गए, बाकी रिजेक्ट हुए हैं। और अभी एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम स्टार्टअप कम्युनिटी के थ्रू जो फीडबैक आ रहा है, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि ये जितने भी स्टार्टअप से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उन सब प्रोग्राम्स में दिस इज़ द मोस्ट स्टार्टअप फ्रेंडली प्रोग्राम, क्योंकि इसमें 4 साल तक एक सीरीज ऑर्डर, एक प्रॉपर एक मार्केट क्रिएट हो सके उनके प्रोडक्ट का, वो इसमें फैसिलिटी रेलटेक पॉलिसी में है। दैट्स वाई स्टार्टअप्स आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस। बहुत सारे नए सुझाव आ रहे हैं इसमें। ऑलरेडी 123 आ गए, 1 महीने से भी कम टाइम फ्रेम।